हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 का हमारी दुनिया इकाई 1 का घो, इससे पहले के सभी चैप्टर जो भी है मैंने आपको उसे पढ़ा दिया। आप जाके प्ले लिस्ट पे जाके वो सारा वीडियो देख सकते हो। वो सारा वीडियो क्या कर सकते हैं, देख सकते हो। उसको देखने के बाद ये देखिएगा तो आपको बेहतरीन समझ आएगा, समझे ना। देखिए, इस चैप्टर का नाम है ऊर्जा संसाधन। क्या है? ऊर्जा संसाधन। इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी रिसोर्सेज। क्या कहते हैं? एनर्जी रिसोर्सेज। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, समझे, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए क्या कहता है, सबसे पहले इसमें समझते हैं। कहता कि विद्यालय में बच्चों की भाषण प्रतियोगिता हो रही थी। इसके लिए बच्चे कई दिनों से तैयारी कर रहे थे, समझे ना। भाषण का विषय था ऊर्जा संसाधन। भाषण का विषय क्या था? ऊर्जा संसाधन। अब देखिए, प्रतियोगिता के दिन सभी बच्चे इसके लिए काफ़ी उत्साहित थे। उद्घोषक की आवाज़ के साथ ही शांति छा गई। क्या छा गई? शांति छा गई। उद्घोषक ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कि सभी कार्य करने के लिए ऊर्जा या शक्ति की आवश्यकता होती है। मतलब कि टीचर कहते हैं कि कोई भी काम करिएगा, समझे ना, तो उसको करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? ऊर्जा या शक्ति की आवश्यकता होगी। आज इसके विभिन्न पहलुओं पर बच्चे आकर अपने विचार व्यक्त करेंगे। सबसे पहले मैं सुषमा को अपनी बात रखने को लिए बुलाता हूँ। मतलब कि सब बच्चे बताएंगे कि ऊर्जा के बारे में अपनी अपनी बात को रखेंगे। और सबसे पहले किसको बुलाते हैं? सबसे पहले सुषमा को बुलाया जाता है, समझे ना। अब देखिए आगे क्या कहता है। कहता है सभी श्रोताओं ने ताली बजाकर सुषमा का स्वागत किया। सबने क्या किया? ताली बजाकर सुषमा का स्वागत कहा। सुषमा ने कहा, आदरणीय शिक्षक वृंद, भाइयों तथा बहनों, ऊर्जा की आवश्यकता हमें प्रारंभिक काल से हो रही है। मतलब कि प्रारंभिक शुरू से, जब पृथ्वी बना तब से ही हमें ऊर्जा की जरूरत हो रही है, समझे ना। जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ तब से ही। अब देखिए, विकास के आरंभ के दौर में शारीरिक ऊर्जा का उपयोग किया गया। मतलब कि जब विकास हो रहा था तब किस ऊर्जा का उपयोग किया गया? शारीरिक ऊर्जा। और कालांतर में लकड़ी, कोयला और पेट्रोलियम जल विद्युत ऊर्जा से उपयोग बढ़ा। परंतु अब तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस भी उपयोग होने लगे। धीरे धीरे समय बदलता तो ये सब भी क्या होते हैं? बदलते हैं। और एक बात है, आप ये चैप्टर पढ़े तो नवीकरणीय संसाधन हम फर्स्ट चैप्टर संसाधन में ही पढ़ा दिए हैं कि ऐसा संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होती, जिनका पुनः पूर्ति होते रहते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समझे ना, जल विद्युत ऊर्जा, समझे ना, ये सब पढ़ा दिए थे। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन आप बैक की वीडियो में जाके देख ले, समझे। वो देखिएगा तो आपको बहुत बेहतरीन समझ आएगा, समझे। अब देखिए, ऊर्जा के इन साधनों को बृहद रूप से कितने भागों में बांटा गया बच्चों? 2 भागों में। कितने रूप में बांटा गया? 2 भागों में। सबसे पहले आता है परंपरागत स्रोत और उसके बाद आता है गैर परंपरागत स्रोत। देखिए, परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? कहिएगा कि ऊर्जा का, मतलब कि ऊर्जा का वह रूप, ऊर्जा का वह स्रोत जो सदियों से ऊर्जा प्रदान करते आ रहे हैं, परंतु ये स्रोत क्षयशील एवं अनवीकरणीय परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत इत्यादि को शामिल किया गया है। इनमें जल विद्युत को छोड़कर सभी अनवीकरणीय संसाधन है। जल विद्युत को छोड़कर सभी कौन सा संसाधन है बाबू रे? अनवीकरणीय संसाधन है। देखिए, इन खनिजों को एक बार उपयोग हो जाने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। मतलब ये खनिज एक बार उपयोग होने के बाद क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, समझे ना, तो इसको हिसाब से उपयोग करिएगा, समझे ना। अब देखिए आगे क्या कहता है। कहता कि उनका नवीकरण या पुनः चक्रण संभव नहीं होता है। कुल भंडार में उपयोग की गई मात्रा हमेशा घटती जाती है, इसीलिए यह क्षयशील संसाधन है। मतलब परंपरागत स्रोत क्षयशील संसाधन क्यों? आप समझ गए, क्योंकि इसकी मात्रा हमेशा उपयोग होने के बाद घटती रहती है, इसीलिए। अब देखिए, सभी ने तालियां बजाकर सुषमा की बातों को समर्थन किया। सब तालियां बजाए और सुषमा खुश हो गई और चले गए। अब उद्घोषक ने पुनः कहा, अब मैं अब्दुल आपके सामने आकर कोयला जो ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, कोयला क्या ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, इसके बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। अब्दुल ने स्टेज पर आकर सभी को अभिवादन किया और बोला। अब अब्दुल आएगा और कोयला के बारे में बताएगा। कोयला के बारे में बताएगा। देखिए, कोयला के बारे में क्या बताता है। कहता कि भारत में कोयला शक्ति ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। शक्ति ऊर्जा का कोयला क्या है? मुख्य स्रोत है, समझे ना। और आगे कहता कि देश में इसका कुल भंडार लगभग 26,454 करोड़ टन है। 26,454 करोड़ टन है। बताइए, इतना कोयला का उत्पादन कहाँ है? भारत में। कहाँ है? भारत में। कोयला कहता है कि कोयला एक अवसादी चट्टान है जो वनस्पतियों के भूगर्भ हलचलों के कारण भूमि में दब जाने से हुई है। बात याद रखिएगा, समझे ना, कि कोयला एक कौन सा चट्टान है? अवसादी चट्टान है जो वनस्पतियों के भूगर्भिक हलचलों के कारण भूमि में दब जाने के कारण बना है। अब ये देखिए, ये तो परिभाषा आप लिखे लीजिएगा, ये तो कुछ है ही नहीं, हम वैसे ही लिखे थे, समझे। देखिए, कहता कि ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो वर्तमान समय में खोजे गए और उनका उपयोग भी हो रहा है, उसे हम गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा, समझे ना।
अब देखिए आगे, और इसमें भी थोड़ा सा और देख लेते हैं। कहेगा इनके भंडार सीमित है क्योंकि ये कभी भी खत्म नहीं हो सकते हैं, इसके लिए यह अक्षय या और नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, समझे ना। अब देखिए आगे कहता कि कोयला 4 प्रकार को बांटा गया, मतलब कि उसके उत्पत्ति, मतलब कि कोयला को बेहतरीन तरीके से, मतलब कि अच्छी किस्म की मात्रा, किस्म कम धुआं निकलता है, इसके हिसाब से कोयला को 4 भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। देखिए सबसे पहले था एंथ्रासाइट। क्या था एंथ्रासाइट? इसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है, 90% से क्या होती है? अधिक होती है। उसके बाद है बिटुमिनस, जिसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80% होती है। उसके बाद आता है लिग्नाइट, जिसमें 50 से 70% कार्बन की मात्रा होती है। इसमें जब कोयला चलता है तो क्या निकलता है? कार्बन गैस निकलती है। अब पीट देखिए, पीट में 50% से कम होता है, 50% से क्या होता है? कम होता है। अब देखिए आगे एक पॉइंट है कि ये बात समझिएगा स्लाइड, कहता है कि कोयला उत्पाद देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, देशों में कहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, भारत का प्रमुख स्थान है। मतलब 4 देश का प्रमुख स्थान है। किसका? अमेरिका का, रूस का, चीन का, भारत का। अमेरिका का, रूस का, चीन का, भारत का, सब याद रखिएगा। कहता है कि भारत में कोयला गोंडवाना समूह एवं टारसरिया युग की चट्टान में पाया जाता है। कोयला भंडार का देखिए 98% हिस्सा, कहते हैं प्रतिशत हिस्सा, 98% हिस्सा गोंडवाना समूह में है। इस प्रकार के कोयला दामोदर, सोन नदी, गोदावरी, वर्धा नदियों का भ्रंश घाटियों में पाई जाती है। अब देखिए कहता है कि उत्पादक राज्यों में झारखंड का झरिया, देखिए भारत में राज्य पूछेगा तो झारखंड में कहेगा झरिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कर्नापुर एवं रामगढ़ क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का चिरी मिरी, विश्रामपुर, झिलमिला, कोरबा, उड़ीसा का तालचर एवं पश्चिम बंगाल का देखिए रानीगंज, मध्य प्रदेश का सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया, मोहपानी एवं महाराष्ट्र पूछेगा तो कहेगा चादा, वर्धा, कांपटी एवं बर्दर प्रमुख है। टारसरी जो होता है ना वो कालीन कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, जम्मू कश्मीर से निकाला जाता है। टारसरी कालीन कोयला कहाँ से निकाला जाता है? तो याद रखिएगा असम से, अरुणाचल प्रदेश से, मेघालय से, जम्मू कश्मीर से निकाला जाता है। टारसरी युग की चट्टानों में निम्न कोटि का कोयला पाया जाता है। टारसरी युग की चट्टानों में कौन सा कोयला पाया जाता है? निम्न कोटि का कोयला पाया जाता है, मतलब सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला पाया जाता है। ये बात समझ गए। अब कहता है मतलब कि अर्थात खराब कोयला पाया जाता है, मतलब कि सबसे कम, मतलब निम्न, मतलब क्या हो, सबसे खराब कोयला पाया जाता है। सबसे क्या पाया जाता है? खराब कोयला पाया जाता है। अब देखिए कहता है लिग्नाइट कोयला का उत्पादन जो होता है तमिलनाडु के लिग्नाइट बेसिन था, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर में होता है। तो लिग्नाइट कोयला का निर्माण कहाँ होता है? समझिए उत्पादन कहाँ होता है? तमिलनाडु में, राजस्थान में, गुजरात में एवं जम्मू कश्मीर में होता है। अब देखिए कहते सभी ने पुनः तालियां बजाई, उद्घोषक ने अपने घोषणा की सुखविंदर आएंगे तथा पेट्रोलियम जो मानव जीवन का अनिवार्य अंग बन चुका है। मानव जीवन का अनिवार्य अंग क्या बन चुका है? पेट्रोलियम के बिना कुछ संभव ही नहीं है। हमें कहीं जाना होगा तो वाहन से जाएंगे, किसके सहायता से जाएंगे? पेट्रोलियम की सहायता से जाएंगे। अगर पेट्रोल नहीं होगा तो बताओ कभी काम चलेगा? कभी काम चल ही नहीं सकता, हम कहीं जा भी नहीं सकते। लेकिन आजकल तो बिजली का ज़माना है, लेकिन फिर भी आप अक्सर देखिएगा अधिक सी वस्तुएँ, गाड़ी जो होती है ना वो किससे चलते हैं? डीजल पेट्रोल से चलते हैं, समझे ना। अब देखिए सुखविंदर क्या कहता है कि भारत में पेट्रोलियम पहली बार 1866 ईस्वी में चला था, समझे ना। और बाद पता चला था, उसके बाद 1890 ईस्वी में डिगबोई में पहली बार तेल का पता मिला। इसके बाद 1959 ईस्वी में खंबात के क्षेत्र में और फिर 1975 ईस्वी में मुंबई हाई क्षेत्र में तेल का पता चला। देखिए डिगबोई जो है, डिगबोई असम में, डिगबोई कहाँ है? असम में। और खंबात का जो क्षेत्र है ना गुजरात के बीच में, गुजरात के कहाँ है? बीच में। और मुंबई जो है, मुंबई तो महाराष्ट्र में, कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब देखिए आगे कहता कि भारत के अलावा मध्य पूर्व के देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका एवं यूरोप में भी तेल पाया जाता है। विश्व के तेल उत्पादक देशों में इराक, देखिए विश्व में तेल कहाँ मिलता है? इराक का किरकुक, ईरान का मस्जिद सुलेमान, गजसारन, उसके बाद करमन शाह लाली, सऊदी अरब में दमाम, काथिब और अबकेक, बुक्का, कुवैत में बुर्गन और क्षेत्र महत्वपूर्ण है, यहाँ सब तेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तेल नहीं। अब कहता है कि भारत में तेल उत्पादन की दृष्टि से, भारत में देखिए कौन कौन तेल उत्पादक की दृष्टि से है? असम है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड महत्वपूर्ण रखता है। कहाँ पे? भारत में। भारत में तेल उत्पादन के लिए कौन कौन महत्वपूर्ण रखता है? तो असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। अब देखिए कहता कि उसका
डिगबोई, नरकटिया, हुगरीजन, मेरान, रुद्रसागर, निगरू एवं बरहोल्ला मुख्य उत्पादन केंद्र हैं। गुजरात राज्य में अंकलेश्वर, कोलोल, बगलोल और कस्बा, मोहसान और बकरोल, नवगांव और इत्यादि मुख्य हैं। अब देखिए ये भारत का मानचित्र है। भारत क्या है? मानचित्र। इसमें ऊर्जा स्रोत संयंत्र के बारे में बताया गया। ये जो डॉट डॉट टी दिखाई देता है ये सब क्या है? ये जब तापीय ऊर्जा और केंद्र है, तापीय ऊर्जा और केंद्र है। और जो सीसी ये जो दिखाई दे रहा है सीसी दिखाई दे रहा है, ये क्या है? कोयला का क्षेत्र है। क्या है? कोयला का क्षेत्र। ये जो सीसी दिखा रहा है यहाँ कोयला मिलता है। क्या मिलता है? कोयला। उसके बाद जो भी नक्शा मिलता है आप इसे कह सकते हैं कि आप इसका नक्शा किताब में कॉपी में ड्राइंग कॉपी में पारिएगा, समझिए, बनाइएगा नक्शा। उसके बाद देखिए जहाँ जहाँ सी मिलेगा तहाँ तक कहिएगा कोयला की खाने हैं। क्या? कोयला की खाने। जहाँ जहाँ ओ मिलेगा तहाँ तक तेल क्षेत्र पाया जाता है। तेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तेल। जहाँ डॉट ऐसे करके रंगा हुआ होगा समझ लेना कि वो क्या है? वो परमाणु ऊर्जा केंद्र है। उसके बाद जहाँ टी मिलेगा वहाँ की कहिएगा वो है तापीय ऊर्जा केंद्र। तापीय ऊर्जा केंद्र। जहाँ ऐसे माइनस का चिन्ह मिलेगा, माइनस का घटा का चिन्ह, कहिएगा HBJ गैस है। कौन है? HBJ गैस। और उसके बाद जहाँ ऐसे ऐसे मिलेगा, ऐसे ऐसे समझे ना, ऐसे ऐसे मिलेगा वो कहिएगा कौन सा क्षेत्र है? कोयला क्षेत्र। एगो कोयला की खाने और एगो कोयला की क्षेत्र है। समझे ना? आप ये समझ गए। अब आइए आगे देखते हैं। कहता कि महाराष्ट्र राज्य से पश्चिम अरब सागर में, मतलब महाराष्ट्र राज्य के जैसे पश्चिम अरब सागर में मुंबई आई क्षेत्र तेल के लिए प्रमुख है, प्रसिद्ध है, समझे, उत्पादन केंद्र है। यहाँ समुद्र में सागर सम्राट नामक जलमंच बनाया जाता है जो तेल को खनन काम करने के लिए मदद करता है। देश के पूर्वी भाग में कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी नदियों के बेसिन में विशेष रूप से नारीमानन एवं केबिल कप्पल में तेल पाए जाते। केबिल कप्पल में तेल पाए जाते। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर बेसिन के मंगला, मतलब कि राजस्थान बाड़मेर बेसिन के मंगला क्षेत्र में तेल मिला है। मतलब यहाँ सब क्या मिला है? तेल मिला है इस सब जगहों पर। समझे ना? अब देखिए आगे कहता कि ये सभी कच्चा तेल उत्पादक है। कौन सा तेल उत्पादक है? ये सभी कच्चा तेल उत्पादक है। जो अभी जब तक जो देखे वहाँ सब कच्चा तेल पाया जाता है। समझे? अब देखिए कि कच्चा तेल अशुद्ध तेल होता है। कच्चा तेल कैसा होता है? अशुद्ध तेल होता है। समझे? इन उत्पादित तेल का शोधन कर विभिन्न उपयोग के लायक बनाया जाता है। मतलब इस सब तेल का क्या करता है? शोधन किया जाता है और विभिन्न उपयोग डीजल, पेट्रोल, केरोसिन तेल निकाला जाता है। कहता ऐसा शोधन केंद्रों को तेल परिष्करण कहते हैं। मतलब कि तेल को शुद्ध करने की प्रक्रिया को तेल परिष्करण कहते हैं या तेल शोधन शालाएँ कहा जाता है, या तेल शोधन शालाएँ कहा जाता है। देश में अभी 18 से अधिक तेल शोधन शालाएँ, भारत में अभी भारत देश में कितने तेल शोधनशालाएँ? 18 से अधिक है। तथा निजी क्षेत्र के भी कई केंद्र विकसित किए गए हैं, लेकिन बिहार में बरौनी एक ऐसा तेल शोधनशाला है। बिहार में बरौनी भी तेल शोधनशाला है। क्या है? बरौनी। तो यहाँ भी तेल शुद्ध होता है। तेल क्या होता है? शुद्ध होता है। कच्चा तेल आता है उसके बाद शुद्ध किया जाता है। अब देखिए आगे क्या कहता है। अब देखिए अब प्राकृतिक गैस के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में जान लेते हैं बाबू रे? प्राकृतिक गैस के बारे में जान लेते हैं। और उसके बाद क्या जानेंगे? उसके बाद जल विद्युत के बारे में जान लेंगे। समझे? देखिए प्राकृतिक गैस क्या है? कि प्राकृतिक गैस का उपयोग मोटर गाड़ियों को चलाने में, खाना पकाने में, विद्युत उत्पादन में, मशीनों को चलाने में किया जाता है। भारत में गैस का कुल भंडार जो है ना 700 अरब टन है। कहते हैं 700 अरब टन है। देश में कुल 3340 किलोमीटर गैस पाइपलाइन द्वारा इसका वितरण एवं विपणन किया रहा है, मतलब कि किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हजीरा विजयपुर एक जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है। हजीरा से लेकर विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है जो कहते हैं 1730 किलोमीटर है, जो सबसे लंबा गैस पाइपलाइन है। जो सबसे लंबा गैस पाइपलाइन है। समझे ना? ये बात याद रखिएगा। कितना लंबा है? 1730 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन है। अब देखिए आगे देखिए आगे कहता कि देश में जल विद्युत का पहला संयंत्र जो था 1857 ईस्वी में दार्जिलिंग में लगाया गया था। कहाँ लगाया था? दार्जिलिंग में लगाया गया था। और इसके बाद कहता है कि कावेरी नदी के शिव समुद्रम कर्नाटक में इसके सफल व्यवस्थित उत्पादन शुरू हुआ। इसके बाद देश में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं द्वारा लगाई गई जल विद्युत उत्पादन केंद्र में विकसित किए गए। इसमें भाखड़ा नंगल परियोजना है जो सतलज नदी पर है। कौन नदी पर है? भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर है। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है ना वो दामोदर नदी घाटी पर है। रियंद परियोजना जो है ना सोन नदी पर है। हीराकुंड परियोजना जो है महानदी पर है। तुंगभद्रा जो है तुंगभद्रा नदी पर है। इन सभी परियोजनाओं में हीराकुंड परियोजना विश्व की सबसे लंबी बांध वाली परियोजना है। विश्व की सबसे लंबी बांध वाली परियोजना कौन सी है? हीराकुंड परियोजना। कौन सी है बाबू रे? हीराकुंड परियोजना। अब देखिए आगे क्या कहता है। आगे देखिए
जबकि भाखड़ा नंगल परियोजना जो है 225 मीटर ऊंची है, जो भारत की सबसे बड़ी है। विश्व की सबसे लंबी पूछेगा तो हीराकुंड कहिएगा, और भारत की सबसे ऊंची पूछेगा, सबसे बड़ी पूछेगा तो 225 मीटर कहिएगा। कौन? भाखड़ा नंगल परियोजना। अब देखिए आगे, अब ताप विद्युत के बारे में देखते, ताप विद्युत क्या है। कहिएगा कि कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की सहायता से उत्पादित बिजली को ताप विद्युत कहा जाता है। समझे? देश में ताप विद्युत के केंद्र जो है ना कहलगांव में है, कोलवा में, सिंगरौली में, फरक्का में, तालचर में, बरौनी में है, ओबराम है, और उसके बाद नासिक, फरातो और बोकारो प्रमुख है। ताप विद्युत की परिभाषा लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिए, उदाहरण भी हो गया ये सब। अब देखिए परमाणु ऊर्जा केंद्र, परमाणु ऊर्जा केंद्र के बारे में जान लेते हैं कि परमाणु ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी क्या है। देखिए कहता है देश में यूरेनियम परमाणु ऊर्जा का मुख्य कच्चा माल है। देश में परमाणु ऊर्जा का कच्चा माल क्या है? यूरेनियम, समझे ना, जो पीच ब्लेंड में पाया जाता है। भारत में यूरेनियम के विशाल भंडार हैं। फलतः पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है उत्पादन केंद्र 1955 ईस्वी में तारापुर में बैठाया गया था। कहाँ स्थापित किया था? तारापुर में किया था, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। इसके बाद राणा प्रताप सागर केंद्र जो कोटानी राजस्थान में है, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, काकारापारा गुजरात में है, कैगा कर्नाटक में है, और कुडनकुलम जो है तुतीकोरिन तमिलनाडु में है, स्थापित किया गया। धन्यवाद, सभी ताली बजाकर प्रशंसा की, सभी ताली बजाकर क्या की? प्रशंसा। अब देखिए उद्घोषक महोदय ने पुनः कहा, दोस्तों अब सबके आपके सामने ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के बारे में डेविड अपनी बात रखेंगे। डेविड ने स्टेज पर आकर कहना शुरू किया। देखिए ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या क्या है, समझे ना। इसको आप ध्यान से देखिएगा, क्या करिएगा? ध्यान से देखिएगा, समझे ना। कहता है वर्तमान समय में ऊर्जा के ऐसे स्रोत खोजे लिए गए हैं जिनके भंडार असीमित हैं, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकते, इसीलिए इन स्रोतों को अक्षय स्रोत कहते हैं या नवीकरणीय स्रोत कहे जाते हैं। इसलिए हम बोले थे कि नवीकरणीय पढ़ लीजिए, समझे ना। अब देखिए इन स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा शामिल हैं। अब देखिए भारत में प्रति वर्ग 20 किलोमीटर पर, समझे, 20 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर पर 20 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता है। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितना मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन कर सकता है? 20 मेगावाट। अब तक सोलर प्लेटों की सहायता से सूरज की गर्मी से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। आप परिभाषा लिख लीजिएगा कि सोलर प्लेटों की सहायता से सूरज की गर्मी से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। इसका सबसे बड़ा संयंत्र जो है गुजरात के भुज में लगाया गया। कहाँ? गुजरात के भुज में लगाया गया है, समझे ना। अब आगे एक और पॉइंट है, समझे ना, आप याद रखिएगा। कहता है कि पृथ्वी के अंदर प्रति 32 किलोमीटर की गहराई में जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है, इसीलिए कोयला खदान में काम करने वाले व्यक्ति पसीने से भीगे रहते हैं। कहता है अरे आगे 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 कहता है कि इस दृष्टि से पृथ्वी के भीतर ऊर्जा या ताप संग्रहित है। इस ऊर्जा को विशेष तकनीक द्वारा भी पृथ्वी के ऊपर लाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। मतलब कि नीचे से ऊपर भी ले जाकर क्या किया जाता है? विद्युत उत्पन्न किया जाता है, जिसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के मणिकपुर, लद्दाख में पुग्गा घाटी, मध्य प्रदेश के तातापानी में इसके संयंत्र लगे हैं। अब कहते हैं तेज बहते हुए पवन से भी ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिससे हम क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा कहते हैं। ये सब नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी लेके, नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी लेके। बिना कॉपी कलम के तो बैठे नहीं करिए क्लास में, समझे ना। अब देखिए देश के राज्य समझे, गुजरात में, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में इसके दोहन की अच्छी संभावनाएं हैं। अब देखिए भारत में ऊर्जा का उत्पादन, भारत में जो है ना ऊर्जा का उत्पादन 50,000 मेगावाट है। गुजरात के लांबा में एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र लगाया गया। एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ लगाया गया कहिएगा? गुजरात के लांबा में। अब तक देश के तटीय भागों में जहाँ हवाएं तेज गति से चलती है वहाँ पवन ऊर्जा का विकास की अच्छी संभावना है। जहाँ हवा तेज चलती है वहाँ कौन सा ऊर्जा बन सकता है? पवन ऊर्जा बन सकता है, उससे भी बिजली उत्पन्न होगी। अब देखिए तमिलनाडु के तूतीकोरिन में भी पवन फॉर्म लगाए, मतलब कि तमिलनाडु के तूतीकोरिन जो वहाँ पवन फॉर्म लगाए, पवन ऊर्जा लगाए गए हैं। तटीय भागों में आने वाले ज्वार से पैदा की जाने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? ज्वार ऊर्जा कहते हैं। तटीय भागों में आने वाली ज्वार को क्या कहते हैं? ज्वार से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे कहते हैं ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। भारत में तटीय भागों में इसके विकास की असीम और संभावनाएं हैं। अनुमान है कि देश 8,000 से 9,000 मेगावाट संभाव्य ऊर्जा है, समझे ना। और खंबात की खाड़ी इसके लिए अनुकूल है। कच्छ की खाड़ी और सुंदरवन क्षेत्र में ज्वारीय का ऊर्जा के उत्पादन की संभावना है। मतलब कच्छ और सुंदरवन क्षेत्र में क्या है? ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की
अब देखिए ये तो आप नोट करिएगा, संसाधन संरक्षण करना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे ना। कहिएगा कि संसाधन संरक्षण के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, तो आप कहिएगा संसाधन संरक्षण के लिए हम लोग कुछ छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे, कुछ छोटे छोटे क्या लेने होंगे, संकल्प लेने होंगे। जैसे देखिए हम दिखाते हैं आपको, जैसे हम संसाधनों को विवेकपूर्ण से इस्तेमाल करेंगे, कहेगा कि सही विकल्प की खोज कर उपयोग को बढ़ावा देंगे, मतलब कि जो जैसा मिलेगा उसको वैसे बढ़ावा देंगे, जो कम रहेगा कम मात्रा में, जो ज़्यादा रहेगा ज़्यादा मात्रा में। बिना जरूरत या विद्युत का उपयोग नहीं करेंगे, बिना जरूरत के समय ऊर्जा या विद्युत का उपयोग नहीं करेंगे। कतई घर में देखते बिना बातों को बल्ब जलते रहता है, पंखा चलते रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खनिज एवं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के भंडारों, नए भंडारों की क्या करेंगे, खोज करेंगे, समझे ना। और इसके बाद कहता है ऊर्जा का खुद मितव्ययता पूर्वक उपयोग करेंगे तथा इसके लिए अन्य लोगों को भी जागरूक करेंगे, समझे ना। ये आपका चैप्टर यहाँ खत्म हो गया, समझे ना। अब देखिए, अब आप इसका अगर क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट हमको करके ज़रूर बताइए। इसके बाद हम आपको क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, आपको क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।